स्वागत है आप सभी का पेन किलर सीरीज के थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अगर एक कंडक्टिंग सरफेस दे दी जाए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन करना है, तो इसका मतलब ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? आपने कहा इसका मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मुझे बताना यहां से जो फील्ड लाइन होगी वो कैसी आएंगी? तो आपने कहा सर इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, मतलब यहां से जितनी फील्ड लाइन से 3D फिगर में भी बनेंगी ये सब कैसी होनी चाहिए? दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं एक बेसिक चीज। तो दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का पेन किलर सीरीज के थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर और मैं हूं शिवेंदु मिश्रा। दोस्तों हम लोगों ने बहुत धमाकेदार पढ़ाई की है, कई बच्चों ने बहुत धमाकेदार बातें भी बताई है कि हाँ सर मजा आ गया है। तो मजा अगर आ रहा है तो बताते भी रहना चाहिए, है ना? तो आप लोगों ने बताया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज आप सबका दर्द था, सबने बताया सर कंडक्टर इज द पेन। हाँ हाँ, अभी तक के पेन निकल गए कि नहीं निकल गए बताओ? गॉस लॉ का दर्द खत्म हो गया। किसी भी तरीके की डेंसिटी दी जाए, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, कुछ भी पूछा जाए, सारी कहानी कहां कहां फोर्स लगा सकते हैं, सब एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर हो चुका है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि भैया बता दो एक चीज। बोलो क्या? कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे समझना है? अगर डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए जो वेरी कर रही है, और मैंने वहां आपको आइडिया दे दिया कि भैया पोलर और कार्टेशियन का डिफरेंस क्या है। पोलर में डायरेक्शन बदलती है, इट इज नॉट फिक्स, और उसका प्रभाव पड़ता है जो आप लोग शायद कम जगहों पर कभी देख पाए। बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत कम लिटरेचर्स में ये सब चीजें अवेलेबल है, इसलिए मैंने बता दी है। तो देख लीजिए जरा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो इसके पहले दो लेक्चर्स में मैंने इस सब बातों को डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका एक ही बहुत दर्दनाक चीज, दैट इज कंडक्टर्स, है ना? दर्द होता है ना इसमें, बहुत बच्चों का पेन एरिया होता है। बच्चों ने कमेंट में भी बताया कि सर कंडक्टर ले लो, तो मैंने ले लिया है कंडक्टर। आज इसके दर्द सारे खत्म करेंगे और मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बता रहा हूं, एक चीज बताऊंगा। और कंडक्टर की अगर आपने एक चीज वो समझ ली, जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं सब खत्म, खल्लास, पिक्चर क्लोज। मैं आपको आईपीएचओ लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा आज, और वही बेसिक कंसेप्ट के साथ जो आप लोग बेसिक तौर पे यूज करते हुए आ रहे हैं। दो बातें नई भी समझाऊंगा जो आप लोग अभी तक कम लोग यूज करते होंगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा एज अ ट्रिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट उस ट्रिक को कैसे उपयोग करते हैं, उसकी क्या चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज चार्ज मेथड। तो आज का बच्चों डिस्कशन जो है दैट इज अराउंड कंडक्टर्स को। अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसमें किस तरीके चार्ज इंड्यूस होते हैं, क्या चार्ज डेंसिटीज होती हैं, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। आज थोड़ी सी और बात करेंगे, बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन की, अर्थिंग की, चार्ज गिविंग की, वो चीजें किस तरीके से आती हैं, ये बातों की चर्चा करनी है। और इंड्यूस चार्ज इफेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया अगर कोई चार्ज इंड्यूस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फोर्सेस पर कैसे असर पड़ता है। और दैट इज बीन डिफाइंड बाय द ग्रेट 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 थिंग जिसको बोलते हैं इमेज चार्ज मेथड। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता होगा कि भैया एक बेसिक सा कंडक्टिंग प्लेन इनफाइनाइट रखा जाए, उसके ऊपर एक चार्ज क्यू रखा जाए, तो उसकी एक इमेज नीचे की तरफ माइनस क्यू मान लेते हैं। लेकिन अगर इस कंडक्टिंग को अर्थ करते हैं तो ऐसा मानते हैं, अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना? एक कंडक्टर स्फीयर रख दिया जाए, उसके सामने कोई क्यू चार्ज रख दे, मतलब मैं आपको आज इस लेक्चर के बाद किस लायक बना दूंगा ये समझ लो। कि अगर एक कंडक्टर है, ये क्या है भैया? ये कंडक्टर, ओए होए होए, यहां पे पकड़ लेते पहले। कंडक्टर है अगर ये, और कंडक्टर के सामने अगर कोई क्यू चार्ज रखा है तो उसमें किस तरीके का चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर इस पर कोई चार्ज दे दिया जाए तो किस तरीके से वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ इस इंड्यूस चार्ज जो यहां पर आया होगा, जो बेसिक तौर पे आप लोगों ने समझा है कुछ कुछ बातों को, जो यहां पर आएगा उनका और इसके बीच में फोर्स कैसे लिखेंगे, मतलब इस पूरे इंड्यूस चार्ज को कहां पर रखा हुआ माना जा सकता है, दैट इज सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो सकता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन कहानी आज आपको समझाने वाला हूं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो बेसिक चीज है वो है क्या। अगर आप फंडामेंटल लेवल पे बात करूं तो आज हम चर्चा करेंगे कंडक्टर। ओए रुक जा मेरे दोस्त, बहुत सारी बातें तुमको है बतानी, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, आराम से चलते हैं। कंडक्टर बेसिक बात है, होता क्या है कंडक्टर मुझे बताओ। सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हैं? अरे भैया तार जो चल रहा है, बिजली बह रही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ऐसा नहीं है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर? अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा द कंडक्टर हैज अ फ्री चार्ज।
और फ्री चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है? फ्री चार्ज कंसेप्ट बहुत सिंपल सा होता है, जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया हुआ है और तो इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, तो उनके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? जंपिंग जपाक करके एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में, उससे दूसरे तीसरे में ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जो फिनोमिना ऑफ मूवमेंट है अमंग द न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड एज द फ्री चार्ज फिनोमिना। इसी को हम फ्री चार्ज बोलते हैं। तो कंडक्टर का बेसिक फिनोमिना, बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, दर्शाता है। बात समझ में आ रही? मतलब एक फंडामेंटल, आप नालायक हैं, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी, उसके कारण आप कमेंट गलत करेंगे, उसके कारण आप पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके कारण आप चार चीजें नहीं, ये आपकी एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं। लेकिन आप कोर आपका क्या है कि आप नालायक या पढ़ने वाले बच्चे। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, तो आपके उसी के हिसाब से, उसके हिसाब से आप सबका रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, एक अच्छे कमेंट्स कर रहे होंगे, जो भी आपका एक बेसिक ऑरा रहता है उसको मेंटेन करते हैं। तो फंडामेंटल बात की जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मेंटेन करता है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा देखो क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है। फ्री का मतलब क्या है कि ये इजीली न्यूक्लियस से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इस पे लगा फोर्स, इस पे लगा धक्का, तो ये भागा, और ये भागा तो इधर से घूम के इधर की तरफ आ गया। अच्छा, घूम के आ गया तो अब मैंने कहा ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके इधर की तरफ आएंगे। अरे भाई, जंप करके इधर की तरफ आएंगे तो इस रीजन में क्या बनेगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन आ जाएगा। और बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स बेटा, हमारे पास दो बहुत बढ़िया कहानी निकल के आ जाती है कि अगर देखो यहां से यहां ये घूम के आ रहा है, यहां से यहां घूम के आ रहा है, तो यहां नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। बिकॉज ऑफ दिस थिंग बेटा क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग बेटा एक बेसिक सा फिनोमिना कर जाता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड भी आ गई। तो अब जो इलेक्ट्रॉन एक ये है, इस पर अब दो फोर्स लग जाते हैं। एक हो जाता है ई एक्सटर्नल के कारण और एक लग जाता है ई इंटरनल के कारण। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन की भागा दौड़ी है, ये कब खत्म होगी? आपने कहा जब उस पर धक्का नहीं लगेगा, जब उस पर फोर्स नहीं लगेगा। और मतलब इसको बात करें तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप होगा तो ई एक्सटर्नल और ई इनसाइड बराबर हो जाते हैं। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर दैट इज आइसोलेटेड जो होता है दैट इज जीरो। तो ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। और जब अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब आप अंदर चार्ज तो कहीं भी घुमा लीजिए, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका कंडक्टर हो जाता है दैट इज इक्विपोटेंशियल, हैविंग जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्विपोटेंशियल होने की कहानी क्या है? अगर ये कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, अच्छा मैं डायग्राम पहले ले लेता हूं ताकि आपको समझाने का समय मुझे ज्यादा मिले। लिखेंगे तो क्लास की तरह एक में कंडक्टर की कितनी क्लासेस करेंगे सोचो ना। हम पूरा आपको एक जगह देने आए हैं। कुछ बच्चों ने बोला अरे यार सर लिखते नहीं। मैंने लिखूंगा भाई साहब ना, तो सोचो कितने लेक्चर पढ़ाना पड़ेगा। 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ाने पड़ जाएंगे। कंडक्टर कंडक्टर इतनी बातें तो मैं आपको बता रहा हूं, और सोचो तुमने जितना पढ़ा है उससे ऊपर की बातें बता रहा हूं। तो भाई साहब कुछ चीजें लिख के लानी पड़ती हैं, इसीलिए मजबूर समझा करो बात को, है ना, ताकि तुम्हें ज्यादा कंटेंट एक क्रिस्प फॉर्मेट में दिया जा सके और आप आसानी उसको समझ सकें। राइट? अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज आप उससे पढ़िए। अब बहुत शानदार हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पीडब्ल्यू के अंदर इतनी शानदार चीजें हैं, वो डिटेल में। ये है पेन किलिंग, उसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आपने बोला इक्विपोटेंशियल, जो सॉरी इक्विपोटेंशियल मतलब क्या हो गया? अरे इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि भाई साहब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी ऑलवेज। अरे सर ऐसा क्यों होता है भैया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस हो गई तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में ई डॉट डी आर मतलब डीवी बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो अगर यहां पर कुछ भी हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ई डॉट डी आर का। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ई पैरेलल शुड बी जीरो। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पॉजिटिव से निकलकर इसके नेगेटिव पे कभी भी नहीं जा सकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। ढूंढू, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो इस ए बिंदु से बी बिंदु जाने में मैं कुछ काम करूंगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज डीवी। तो इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल बराबर है, इसलिए देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ कंडक्टर एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम कंडक्टर। ये पॉसिबल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस छोटी सी बात को दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। आपने कहा सर कंडक्टर की बेसिक बात तो ये थी, ये मैंने कहा देखो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना। मतलब सबसे बेसिक बात अगर की जाए, सबसे बेसिक बात की जाए, तो मैं एक बात कहता हूं कि कंडक्टर चार्ज को बहुत क्विकली रीडिस्ट्रीब्यूट करके, बहुत क्विकली रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या है, बहुत क्विकली रीडिस्ट्रीब्यूट करके ई नेट इक्वल्स टू 0 कर लेता है। 10 आइसोलेटेड कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। अंदर 0 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। एंड यही सबसे बड़ा फिनोमिना है, यही सबसे बड़ा फिनोमिना है। और ये फिनोमिना समझ लिया आपने, कहा सर बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भैया ये तुमने समझ लिया तो इसी को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अगर कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर को अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई चार्ज बाहर रखा है, कुछ भी रखा है बाहर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। मतलब यहां पर दो बातें अपने को समझ लेनी है। आपने कहा क्या दो फिनोमिना है, मैंने कहा बस इसको समझ लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सबको ये फिनोमिना आता है, बस इसको अप्लाई करने में आप सबको डर लगता है। अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी कोई भी चार्ज रखा गया, इसको हम बोलते हैं कैविटी एरिया, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर कहीं पर भी कोई चार्ज क्यों रख दिया जाए, या इसके बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ये समझो कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 है। मतलब जहां मेटल है, जहां माल है, जहां पर आपका अगर लोहे का है तो लोहा जहां भरा हुआ है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब इस प्लस क्यू से निकल के कोई भी फील्ड लाइंस बाहर नहीं आएंगी, और इस अंदर बाहर की फील्ड लाइंस अंदर नहीं जाएंगी। तो ये दो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, अंदर बाहर अलग अलग चलेगा। बाहर हम लोग बहुत अच्छे रहेंगे, अंदर आते हैं हमारी लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। अंदर बाहर का मामला बिल्कुल अलग अलग है। तो जिसने दो बातें समझ ली, क्या अंदर से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगी और बाहर से अंदर नहीं जाएगी। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगी एंड बाहर से अंदर नहीं जाएगी। अब इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा, जो आप बच्चों ने समझ ली ना, तो इतना मजा आ जाएगा गुरु, इतना मजा आ जाएगा। बहुत शानदार बात आपको मैं समझाता। तो आपने कहा सर बात ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करूं, तो शील्डिंग का फिनोमेना सिंपल है, अंदर बाहर कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। अंदर का माल अंदर रहेगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहेगी, वो अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो हम दोनों को इंडिपेंडेंट तरीके से देखना शुरू कर देंगे, तो हमारा कितना भी भारी क्वेश्चन हो वो सब बहुत आसानी से, बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब अभी हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, आपसे पूछा जाए जैसे कि एक चार्ज को दो कंसेंट्रिक सेल्स के बीच में रख दिया गया। अब एक क्यू यहां रखा है, तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, आउटर का पोटेंशियल क्या होगा। ऐसी कुछ बातें आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन देख के डर लगता है ना, कि अगर एक क्यू चार्ज यहां रखेंगे तो यहां इंड्यूस करेगा, यार अंदर क्यू है, इसका क्या प्रभाव इधर पड़ेगा, क्या प्रभाव बाहर पड़ेगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं, तो इन क्वेश्चन को करने के अप्रोच में सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा। मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूं कि अगर किसी कंसेंट्रिक सेल के बाहर कोई चार्ज क्यों रखा है, उसका क्या प्रभाव है। अगर किसी कंसेंट्रिक सेल के अंदर कोई चार्ज क्यों रखा है, उसका क्या प्रभाव है, और उसके थ्रू हम कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स को अलग अलग जगहों पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस पे कहानी समझाने वाला हूं बेटा। तो आइए फिर इनके मिक्स कहानी समझेंगे, फिर और सारी कहानी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रो शील्डिंग के बाद कि अगर पॉइंट चार्ज बाहर हो, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहां समझ लेना
कि चार्ज अगर कैविटी के अंदर रखा गया है तो यहां पर जो चार्ज होगा, पहली चीज मुद्दे की बात, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहां आएगा, ताकि गॉस लॉ जब मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो अंदर का नेट चार्ज 0 रहे। इसका मतलब यहां पर एक अपोजिट माइनस क्यू चार्ज आएगा। और ये माइनस क्यू चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? दो तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, या दो फिनोमिना, क्योंकि इसको पूरे को इक्वी पोटेंशियल रखना है। इक्वी पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल का रहे हर जगह। इसके लिए दो चीजें हैं, अंदर वाले की फिनोमिना पर इनर चार्ज और शेप ऑफ कैविटी। समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से रहता है, वो लोकेशन ऑफ इनर चार्ज, मतलब इसको लोकेशन से डिनोट करें ज्यादा अच्छा लगेगा, लोकेशन ऑफ इनर चार्ज एंड लोकेशन ऑफ आउटर चार्ज। अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अंदर के चार्ज पर डिपेंड करेगा और इसके इनर सरफेस या कैविटी का क्या शेप है उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा बाहर का कोई फैक्टर इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित नहीं करेगा। हम लोग इसे कुछ एग्जांपल अभी समझाते हैं। और जो इस आउटर सरफेस पर आएगा, क्योंकि जितना क्यू यहां था माइनस क्यू था, अगर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है, नेट चार्ज को कंजर्व रखने के लिए सेम चार्ज बाहर की तरफ आएगा। तो आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा? तो आपने कहा कि सर ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर कोई चार्ज इसके बाहर रखा है, मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका प्रभाव कैसा है, उनके प्रभाव पर निर्भर करेगा, और शेप ऑफ द आउटर सरफेस कैसा है, इन दो फैक्टर पर निर्भर करता है। अलग अलग सिचुएशंस पर बेस्ड मैं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मैं अलग अलग जगहों पर आपको लगातार बताता रहूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इसी पर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपके सामने कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को किसी कंडक्टर के सामने रख दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे अब इसी के देखो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेगा ना। मैंने आपको कहा था मैं जर्नी लेके चलूंगा, और दिस इज द जर्नी। डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बताने लग जाऊंगा अभी, तो क्या होगा ना, तुम क्वेश्चन याद करने लग जाओगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लेते। आराम से समझ के करना, कभी गलतियां नहीं होंगी। पहले समझना जरा ध्यान से स्टेप क्या है, और मैं चाहूंगा कि आप सारी चीजें खुद से करें, समझें। अगर एक क्यू चार्ज को किसी कंडक्टर, अभी ये कंडक्टर मैंने पहले स्टेप में लिया है, ये कंडक्टर कैसा है? न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, आपको ये बोला गया न्यूट्रल कंडक्टर है। आपसे पूछा गया इसके बाहर अगर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया, तो बताओ किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट बी पर, इसके सेंटर सी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और क्या ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं रखा गया, कोई कैविटी का फिनोमेना नहीं, पूरा का पूरा एक कंडक्टर का फिनोमेना है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा बात, बहुत बढ़िया सर। अगर मैं यहां बाहर एक चार्ज क्यू रखता हूं, आप क्या होगा? आपने कहा देखो सर, सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में आती है कि प्लस क्यू से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे, यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। और कैसे टर्मिनेट हो रही होंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रही होंगी। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर को समझना। ये कुछ ऐसा कहानी ऐसा बन रहा होगा, है ना, यहां पर कुछ, और इसके कारण यहां पर क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज का फिनोमिना आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ विच हियर सम नेगेटिव चार्ज विल अकर, और यहां पर क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज आकर करेगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस। और ये इंड्यूस चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो आपने कहा कि सर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि मतलब थोड़ा भावना समझना एग्जैक्टली। यहां से फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी। ठीक है ना, तो दिस इज समवेयर हाउ दिस फील्ड पैटर्न विल अकर। ओके, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे? आपने कहा नहीं जाएंगे। इसका मतलब मैं एक लाइन में पहली बातें बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो होगा वो भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी होगा ये भी जीरो होगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैं ये दो बातें तो बहुत आसानी से बोल सकता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, आपने कहा मुश्किल है। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले पोटेंशियल बी और सी पे देख लेते हैं, फिर ए की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा यार देखो भाई, ए नहीं बता सकते हैं, पोटेंशियल एट बी और सी। तो आपने कहा देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी बराबर होगा? आपने कहा अरे सर ये बात तो बिल्कुल सही। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तो क्या, तो बी पे निकाले चाहे सी पे निकाले बात तो बराबर। बोला हाँ सर बात तो बराबर है। तो मैंने कहा एक काम करो जरा ध्यान से समझना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं। आपने कहा कि सर सी पे निकाल सकते हैं क्या? देखो इंड्यूस चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनकी दूरी अलग अलग है। लेकिन आपने ये बचपन में कंसेप्ट, मतलब जब स्टार्टिंग से आपको सबसे पहला कंसेप्ट ये समझा देते हैं कि अगर मैं सी पॉइंट की देखूं दूरी, तो जितना दूर यहां पर निगेटिव चार्ज माइनस क्यू इंट्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही प्लस क्यू आएगा, क्योंकि न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर इंट्रोड्यूस होंगे। तो जितना माइनस क्यू का यहां आएगा उतना प्लस क्यू की दूरी होगी। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट सी
ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? हम यहां पर बोल सकते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस 0। आपने कहा क्यों? आपने कहा जितना माइनस के क्यू बाई आर होगा उतना प्लस के क्यू बाई आर होगा, कैंसिल क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो इंड्यूस हुआ है। ये समझना इस बात को, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सर अब मैं यहीं से तुम्हारे थॉट प्रोसेस बिल्ड करना शुरू कर रहा हूं। तो आपने कहा कि पोटेंशियल एट सी पॉइंट किन दो चीजों के कारण हो सकता है? आपने कहा देखो सर, सी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो इट इज बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज और प्लस इंड्यूस चार्ज। तो ये वाला तो जीरो हो गया, तो जो होगा इसी कारण होगा। अगर ये दूरी एक्स दे दी गई, इट शुड बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, खत्म। एक लाइन में आंसर आ गया। अब आपसे पूछा जाता कि पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, क्या कहते हैं आप? आपने कहा सर देखो, मुझे नेट पोटेंशियल पता है कि जो बी पर होगा वही सी पर होगा, तो इट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। अरे हाँ सर, तो पोटेंशियल एट बी किसके किसके कारण होगा? आपने कहा सर एक तो इंड्यूस के कारण होगा और एक क्यू के कारण होगा। अरे सर क्यू के कारण कितना होगा? आपने कहा ये दूरी आर दी गई है, तो मैं लिख सकता हूं v ड्यू टू इंड्यूस प्लस के क्यू बाई आर, और b हमको पता है के क्यू बाई एक्स है। अरे बोलो बोलो बोलो, तो ये वाला फैक्टर नजर आया क्या? नजरें ऊपर, नजरें आई कि नहीं आई? तो बी इंड्यूस कितना हो गया? आपने कहा सर ये बी भी जो है के क्यू बाई एक्स है, इसमें के क्यू बाई आर माइनस कर देते हैं, तो के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई आर। आंसर, ये बिल्कुल बेसिक पहला क्वेश्चन। अंदर के पॉइंट पर स्फीयर का पोटेंशियल, अच्छा जो बी का है वही सी का है, वही सरफेस का भी होगा, क्योंकि भाई सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही चल रही है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सरफेस का भी वही रहेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा चल भाई ये ए पॉइंट पर बता सकता है क्या? आपने कहा सर ए पॉइंट की दूरी हर एक से अलग अलग होगी, कैसे बताएं? क्यू कारण तो बता सकते हैं, इंड्यूस्ड का इफेक्ट यहां कैसे बता पाएंगे? सर ए तो नहीं समझ में आ रहा है। ए चैलेंजिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले मुझे देख के बताओ, जल्दी सोचो, क्या ए चैलेंजिंग है या नहीं है? आपने कहा चैलेंजिंग तो है सर। अगर ए चैलेंजिंग है तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको बता दिया कि ई बी जीरो है, ई सी जीरो है, बी बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर के क्यू बाई एक्स है। ए पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं जिसकी दूरी यहां से कुछ मान लेते हैं कि आर ए है, तो सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू तो लिख सकता हूं, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड कैसे लिखूं? नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक बात है। पोटेंशियल प्लस क्यू लिख सकता हूं, पोटेंशियल इंड्यूस कैसे लिखूं? आपने कहा नहीं समझ में आ रहा। ये पहला पहला तो लिख दूंगा, दूसरा दूसरा कैसे लिखे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, लेक्चर को अंत तक देखो, ये समझाऊंगा कैसे लिखोगे। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं, ठीक है ना? वो मैं इमेज चार्ज मेथड अभी पढ़ाऊंगा, किस तरीके से इस पूरे चार्ज का हम प्रोफाइलिंग करेंगे वो अभी समझाऊंगा। लेकिन मैंने बाकी अंदर तो मैंने पहले बेसिक्स को इवेल्युएट कर लेता हूं, आपका वो लिफ्ट अप हो जाएगा तो मेरे लिए बाकी चीजें पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बस वही एक फिनोमिना है। एक और क्वेश्चन अगर मैं यही पूछता, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तो बता ही सकते हो ना। चलो ए वाला पॉइंट अभी छोड़ देना है ना, एंड ऑफ द लेक्चर तक वो पूरा हो जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर तुमको पढ़ा के छोड़ूंगा सब कुछ, डोंट वरी। फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड कंडक्टर, आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, सर माइनस वाला पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, यही तो मन में आया। मैंने कहा कितना आएगा? मैंने क्या कहा? कितना आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्या सोच पाओगे? फिर दिमाग की बत्ती बुझ गई। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद साहब 1 घंटे के अंदर तुमको स्लैग बना दूंगा कि सब फटाफट होना शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जगा लो बेटा, ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। आपने कहा क्या? मैंने कहा अब इसी इसी फिनोमिना पे जहां पर आपका पास ये कंडक्टर था और इस कंडक्टर के सामने एक क्यू चार्ज, बेटा अब आपकी बेसिक डीप अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बेटा इस फिनोमिना को समझा आपने तो आपको मजा आ जाएगा, और आपने कारण को समझा ना तो और बेहतरीन फील आएगा। अच्छा भाई ठीक है सर, मैं पॉइंट समझ गया आपका। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, यहीं पे ध्यान समझना, और ये यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है
ये इंड्यूस हुआ है जो हमने भी समझा, और यहां पर कुछ प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ है। आपने कहा हाँ सर ये बात ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, इस कंडक्टर को सुनना जरा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस कंडक्टर को एक चार्ज दे दिया Q1, अ कंडक्टर इज गिवन चार्ज Q1, अगर मैं बोलूं तो ए पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट विल, ए विल क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? ये क्यू कहां जाएगा? अब यहां से कंसेप्ट समझो। थॉट कई बार बच्चों को मन में आता है, सर क्यू का रिडिस्ट्रीब्यूशन, अब क्यू पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अब क्यू इसको धक्का देगा तो यहां माइनस वाला आएगा, यहां प्लस का ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या किस तरीके से ये निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब ये प्लस Q1 जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म क्लाउड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म क्लाउड। पहले समझना, इस इंडक्शन ने क्या किया? इस इंडक्शन ने इस बात को इंश्योर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सोचना, वो अंदर नहीं जाएगी। इस इंडक्शन ने इस बात को, मतलब यहां पर जो भी चार्ज आया, माइनस सिग्मा जो भी आया, या यहां पर प्लस सिग्मा जो भी आया, ये इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुसेगी। आपने कहा सर बिल्कुल। अगर मैं इसको दो स्टेप में समझू, अब मैंने कहा अब ये Q1 आएगा, तो क्या किसी कंडक्टर को अगर कोई चार्ज Q1 दिया जाता है, हमने सभी ने पढ़ा है बेटा, तो ये Q1 चार्ज जो होता है वो स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अगर सरफेस यूनिफॉर्म है, और हम सभी को पता है कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो होती है 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, ये बात हमने पढ़ी भी है और मैंने अभी यहां पर आपको बताई भी थी बेटा मेरे, है ना? मैंने थोड़ा जल्दी से बता दिया था कि जो अगर आपसे बोला जाए कि लोकेशन ऑफ इनर चार्ज के करस्पॉन्डिंग होता है और चार्ज डेंसिटी एट आउटर सरफेस और जो भी होता है, तो अगर कोई चार्ज अब्सेंस है तो सिग्मा जो होता है वो हमेशा 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। और हमने यहां पर कोरोना चार्ज इफेक्ट को भी समझा होगा, आप लोगों ने क्लासेस के अंदर देखा होगा कि जहां पर जितना नुकीला कंडक्टर होगा उसके पॉइंट पर चार्ज उतने ज्यादा आते हैं। तो अगर शेप आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप ये क्यू चार्ज आएंगे, तो ये Q1 चार्ज भी तो इस बात को इंश्योर करेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए। तो एक स्फीयर पर चार्ज को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे? तो आपने कहा कि सर इसका मतलब ये Q1 भी जो है ये इस सरफेस पर बिल्कुल यूनिफॉर्म बटेगा, यूनिफॉर्म बटेगा। सोचना जरा ध्यान से। आपने कहा मतलब? मैंने कहा देखो ऐसे सोचो कि एक चार्ज जो आया ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के आने से भी अंदर जीरो ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब द Q1 चार्ज दैट अराइजेस ऑन द दैट अपीयर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्फीयर। तो आपने कहा इसका मतलब? मैंने कहा इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस आएगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इस रीजन में चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पर क्या होगा? चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी। सिंपल येट अमेजिंग। पॉइंट समझ में आया? ये जो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई बोल दे कि यूनिफॉर्म चार्ज आए तो यूनिफॉर्म, अब इसके प्रभाव का क्या लेना देना? आपने कहा यहां पर क्या होगा? मैंने कहा देखो इसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक हॉलोस्फीयर का था, बाकी जो पुरानी चीजें थी वही की वही रहेंगी। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा अगर यहां एक Q1 चार्ज है, मैं आपसे पूछूं बताओ भैया व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट, अब सुनना जरा ध्यान से, अब यहीं से कहानी बदल रही। पॉइंट ए क्या हो गया? आपने कहा इट विल डिक्रीज। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसके एप्लीकेशन को सुनो जरा ध्यान से, इसका एप्लीकेशन क्या बोल रहा है? मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा मुझे एक बात बता दो, मैं इसको इधर लिख रहा हूं ताकि हम इस बात को थोड़ा आसानी से समझ सके, है ना? अब मैंने कहा एक बात मुझे बताओ मेरे दोस्त,
कि यहां पर एक क्यू चार्ज है, मान लेते हैं यहां पर एक कोई क्यू चार्ज रखा है और यहां पर कोई एक 2 क्यू चार्ज रखा है, ऐसा अपन ने कुछ मान लिया, ठीक है ना। इसकी रेडियस आर है। आपसे पूछा जाए अब बताओ पोटेंशियल ऑफ द सी क्या होगा और पोटेंशियल ऑफ द सरफेस क्या होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस, राइट। और ये कंडक्टर है। क्वेश्चन बोलो जल्दी से, आंसर बोलो फटाफट। फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस एंड एट सेंटर। मान लेते हैं कि ये दूरी यहां से आपको 3r दे रखी है, सिंपल सी कंडीशन है। आपने कहा कि सर देखो अभी तो इसमें कुछ क्या नया आ गया, इसमें तो कुछ खासा ही नहीं। पहली चीज तो ये बात इंश्योर कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो है तो जीरो ही रहेगी, यहां पोटेंशियल सी है, यहां पोटेंशियल सरफेस का है। अगर आपने ये बात एक लाइन में समझ ली है तो पोटेंशियल सरफेस का भी वही रहेगा। सर ये जो 2q चार्ज आया है, आप ये बात समझो सर कि ये निगेटिव और पॉजिटिव इसके कारण तुमने पहले ही देख लिया है ना, तो यहां पर तो नेट इफेक्ट वही रहने वाला है। तो आपने कहा निगेटिव और पॉजिटिव अगर मैं सरफेस के बारे में सोचता हूं तो सेंटर पे निकाल लेता हूं, मेरे लिए एक लाइन का क्वेश्चन बन गया ये, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन फॉर मी। और अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपने कहा कि सर बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा। आपने कहा सर इट इज सिंपली इक्वल टू के क्यू अपॉन 3r प्लस के इंटू 2q अपॉन आर, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म क्लाउड है और इंडक्शन और इसका मिला के यही रहने वाला है, क्योंकि इंडक्शन जो भी हुआ होगा उसका तो जीरो रहता है। तो इसका इफेक्ट और इन दोनों का इफेक्ट लिख दिया, ये पोटेंशियल एट सी हो गया, ये पोटेंशियल एट सरफेस हो गया। बेसिक कंडीशन, कुछ खास बड़ी बात नहीं। चैलेंज कब आएगा, जब इसके अंदर भी एक आ जाएगा, है ना। फटाफट आते हैं, एक एक बेसिक बेसिक चीज को समझ लेते हैं और वहीं से कहानी को अपना शुरू भी कर लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि एक चार्ज अंदर आ गया और फिर कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे, जल्दी से समझना है ना। अब मैंने बोला कि बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर एक प्लस क्यू चार्ज यहां कहीं रख दिया जाए एट सर्टेन डिस्टेंस r/2 मान लेते हैं, ये एक कंडक्टर है। अब इसमें पहले तो कैविटी अलग अलग तरीके से बन सकती है। हो सकता है कभी आपको ये दे दिया जाए कि ये इस कैविटी के अंदर है, हो सकता है ऐसा भी, है ना। अभी हम जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं और वो कहानी अलग अलग आ सकती है। अगर ये कैविटी कुछ इस तरीके से बन गई, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो मैं सारे केसेस देके आपको समझाऊंगा ताकि आपके मन में सारी बातें बैठ जाए। लेकिन पहले बेसिक, तो अगर एक कैविटी है, कैविटी मतलब यहां पर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो आपने जैसे एक आइसोलेटेड कंडक्टर देखा, आपने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी चाहे कुछ हो जाए, बिल्कुल सही बात, बेसिक पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब यहां क्या होगा, आपने कहा सर देखो ये प्लस क्यू है तो इसकी इनर सरफेस पर माइनस क्यू आएगा, हाँ भाई बिल्कुल आएगा। और यहां से फील्ड लाइन निकलेंगे, टर्मिनेट यहां हो जाएंगे, और फिर एक, क्योंकि यहां माइनस क्यू आया है, इनिशियली न्यूट्रल था तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू जाएगा। आउटर सरफेस पूरी यूनिफॉर्म है तो यहां पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकर करेगा, राइट। चार्ज हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी कोई बाहर चार्ज नहीं था, अगर कोई बाहर चार्ज होता तो उसका अपना एक प्रभाव होता, वो इस चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता। लेकिन अभी आपने अगर वो चार्ज समझा होगा कि इंडक्शन इफेक्ट को अलग देखेंगे और एक यूनिफॉर्म चार्ज या एक एक्स्ट्रा चार्ज आने के प्रभाव को अलग से देखेंगे। दोनों को अलग अलग देखोगे ना तो इंडक्शन का प्रभाव आप अलग देखो और जो नया चार्ज है उसका प्रभाव अलग देखो, आपको कैलकुलेशन बड़ी आसान लगेगी। लेकिन अभी तो बेसिक वाली बात करते हैं। अब अगर ये फिनोमिना आपके सामने आ गया कि कोई चार्ज अंदर की तरफ है, तो आपसे पूछा जाए अलग अलग सिचुएशन में किस किस तरीके से काम हो सकते हैं, क्या कहानियां बनती हैं, कैसे होगा। आपसे पूछा जाए बताओ भैया इसके सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, इट कैन बी आस्क्ड, बोलो हाँ या ना। पूछा जा सकता है कि भैया इसके सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा। तो आपने कहा कि सर पहली चीज तो इस बात को मैं वापस समझा देता हूं कि सर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो सेंटर का होगा वही सरफेस का होगा।
अब अगर सेंटर कैविटी के अंदर आ जाता तो मैंने कहा बस उसको अगले केस में करता हूं, अगर सेंटर कैविटी के अंदर आ जाता तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर यहां पर वीसी बराबर वीएस, आपने कहा यस सर, फटाफट क्लोज है। मैंने कहा देख मेरे भाई, अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो सेंटर और इसके कारण कोई भी इफेक्ट नहीं है। मतलब सी पॉइंट पर अगर मेरे से पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का रेफरेंस हम कहां से ले रहे हैं एंड व्हाट इज अवर रेफरेंस लेवल, एक बार जरा जल्दी ध्यान से सोचो। आपने कहा सर मैं तो इन्फिनिट से सोचते हैं, ये तो होता है क्या? अगर मैं सोचूं अनंत से यहां आने में, सोचना बेटा जरा, जो पोटेंशियल सरफेस का है और बाहर का जो पोटेंशियल है, बाहर का जो पोटेंशियल है, वो तो मैं बोल ही सकता हूं ना कि अंदर कोई प्रभाव बाहर आए नहीं, तो मैं इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं है, तो मैं इनफाइनाइट से चल के यहां तक आऊंगा तो ओनली बिकॉज ऑफ आउटर सरफेस के चार्ज ही तो गड़बड़ करते हैं, उन्हीं कारण वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनर चार्जेस आउटसाइड कितना रहता है? जीरो। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लो बेटा। क्या पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी चार्ज प्लस एंड माइनस, ये दोनों के कारण कितना होता है? इक्वल्स टू जीरो एट एनी आउटर पॉइंट। किसी भी आउटर पॉइंट पे जीरो है बेटा, ये बेसिक है बेटा, बेसिक चीज समझा रहा हूं क्योंकि कंडक्टर के बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए मैंने कहा पहले तो डीवी कितना हो जाएगा, आपने कहा डीवी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो रहेगा, तो देयर विल बी नो पोटेंशियल चेंज। पोटेंशियल हो सकता है कुछ भी हो, बट पोटेंशियल में कोई बदलाव अंदर के चार्जेस के कारण नहीं होगा, इन क्यू और माइनस क्यू का प्रभाव बाहर नहीं आएगा। तो आपने कहा इसका मतलब मैं सरफेस की बात करूं सिर्फ ये आउटर का प्रभाव रहने वाला है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा डीवी जीरो रहेगा बिकॉज ऑफ कैविटी चार्जेस एट आउटर पॉइंट, क्योंकि बाहर नहीं अंदर तो प्रभाव है, अगर मैं यहां पूछूंगा तो आएगा प्रभाव, तो 100% आएगा प्रभाव। फिर हमको देखना भी पड़ेगा भाई अंदर के प्रभाव को कैसे समझना है, वो कहानी अलग तरीके से देखी जाएगी, राइट, लेकिन बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इट इज वेरी सिंपल, दैट इज डिफाइंड एज के क्यू बाई आर, खत्म। तो अंदर कुछ बाहर नहीं, कहीं पर भी हो ये कैविटी कैसी भी शेप की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी पॉइंट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कैविटी। क्या ये बात समझ में आ जाती है बेटा? जल्दी से छोटे से पॉइंट को फटाफट लिख लो, क्लियर है? जल्दी देख लो बेटा फटाफट, हो गया? अब बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट और जल्दी से कवर करते हैं और फिर इनके कॉम्बिनेशन की बात करना शुरू करते हैं कि अंदर बाहर कहां कहां पर कैसे होगा, फिर हम लोग उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपके मन में सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाए। एक जल्दी से आता है इफेक्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का कंसेप्ट है क्या? अर्थिंग का मतलब दो तरीके से समझा जाता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि पोटेंशियल V शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब हम ये मान के चल रहे होते हैं चार्ज का जीरो होना नहीं होता। पहली चीज, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि चार्ज जीरो हो जाता है, नहीं, पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन इन द केस ऑफ फाइनाइट बॉडीज, जहां पर हम इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो मान के चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम यही कंसेप्ट आता है फॉर इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच में, तो हम उस केस से बात करते हैं कि अर्थिंग का मतलब बेसिकली या फंडामेंटली ये हो जाता है कि ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज करना। कि जब आप इनफाइनाइट की बात करना शुरू करते हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो एज्यूम नहीं करते, राइट? तो इन दैट केस हम बात कर रहे होते हैं कि नेट एनर्जी जो है सिस्टम की उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम आगे या कल जो आपका नेक्स्ट कैपेसिटर वगैरह के लेक्चर्स होंगे वहां पर मैं समझाऊंगा कि अगर मल्टीपल प्लेट कॉम्बिनेशन में आ जाए और प्लेट्स को मल्टीपल प्लेट को अर्थिंग किया जाए तो उससे हमें क्या चीजें नजर आएंगी और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर अर्थिंग के फिनोमेना बताएंगे जब इनफाइनाइट हो। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो हमारे फाइनाइट शेप की बात हम कर रहे होते हैं, तो अर्थिंग का बहुत फंडामेंटल मतलब होता है कि चार्ज को जीरो का पोटेंशियल को जीरो कर देना। जैसे आउटर को करते हैं, यहाँ अंदर पे एक चार्ज रखा है, ये आर है और ये 2r है, आपसे पूछा जाता है फाइंड द चार्ज अराइजेस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कितना चार्ज अराइज होगा, तो आपने कहा इसका पोटेंशियल जीरो कर दीजिए। अगर ये r है और ये 2r है तो कैसे कर देते हो बेटा फटाफट? आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसका के क्यू बाई 2r होगा और प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन 2r, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब Q शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू। और आप यहां से कहानी बना लेते हो कि यार टोटल चार्ज कितना राइज होगा, कैसे होगा, बेसिक कहानी पोटेंशियल को जीरो करना।
नाउ अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पूछूं, और आपके सामने अभी एक क्वेश्चन मैं सामने रख रहा हूं, इस क्वेश्चन को बताओ ताकि अर्थिंग कंसेप्ट को और बेहतर समझ पाओ। एक प्लस क्यू चार्ज दोनों के सामने रखा हुआ है और आपसे पूछा कि एक केस में ये अर्थड है और एक केस में ये अर्थ नहीं। इन दोनों ही केस में चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट A1 और A2 का क्या रिलेशन होगा? जरा सोच के समझ के अच्छे से बताइए ताकि एक एक चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली। तो आपने कहा कि सर देखो, अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता, सोचना जरा ध्यान से, अगर ये प्लस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, यहां एक इंडक्शन आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। अब ये इंडक्शन क्यों हुआ, पहले देखो बेटा, बेसिक को समझ लिया ना तो बिल्कुल काम सेट है। इंडक्शन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ बताओ, क्यों हुआ? आपने कहा इंडक्शन इसलिए हुआ ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ई इनसाइड जो है वो जीरो हो जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। आपने कहा सर बात ठीक है, परफेक्ट है, और इसी तरीके से यहां प्लस माइनस आया ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर अर्थ कर दे तो क्या होगा? आपने कहा अर्थिंग तो ये चाहती है कि पोटेंशियल जीरो हो जाए। अच्छा, पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या, इक्वी पोटेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा? इक्वी पोटेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा? आपने कहा सर इक्वी पोटेंशियल तो मेंटेन रखना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। आपने कहा यस, ये भी मेंटेन होनी चाहिए तभी तो इक्वी पोटेंशियल हो पाएगा। तो आपने कहा मतलब अर्थिंग के आने से ये फिनोमिना हुआ कि ये जो हो रहा है ये तो होना ही चाहिए बट पोटेंशियल जीरो हो जाए। अब आपने कहा सर इसका मतलब यहां पोटेंशियल है कितना? तो आपने कहा कि सर ये तो हमने पहले देखा कि अगर ये यहां से x दूरी पर है मान लेते हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल इसके सेंटर का होता है वही इसके सरफेस का होता है, एंड वी कैन वेरी सिंपली से द पोटेंशियल एट द सेंटर इज सिंपली इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल सेंटर पे जीरो हो जाता है, प्लस जीरो, एंड जीरो क्यों है, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो यही जो सेंटर पर है वही सरफेस पर होता है, और ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। तो इसका मतलब फंडामेंटल तरीके से देखें तो इसको जीरो करना है। इसको जीरो कैसे करेंगे? तो आपने कहा इसका मतलब जब अर्थिंग आती है तो अर्थिंग का मतलब चार्ज अब कंजर्व नहीं रहेगा। अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि चार्ज अब कंजर्व नहीं रहेगा, मतलब यहां से अब कुछ चार्ज निकल कर आएगा जो क्या करेगा, इस पोटेंशियल को जीरो करेगा। तो आपने कहा ये चार्ज कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा? आपने कहा देखो भैया ये कंडीशन नहीं बिगाड़ने का, मतलब ये चार्ज जो भी यहां से आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बोले यस और नो, तभी तो ये कंडीशन नहीं बिगड़ेगी, तभी तो नहीं, मतलब उसका प्रभाव अंदर होने नहीं चाहिए। हा सर ये वाला, बस यही बस चीज एक है जो पकड़नी है, बस यही चीज कि अब जो नया चार्ज आया वो कुछ नहीं है सर, ये निगेटिव तो एज इट इज जैसा था वैसे का वैसा रहेगा, इट विल नॉट चेंज एनीवेयर। आप नेट चार्ज का बदलाव जरूर आएगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्लब करके लिख सकते हैं, जैसे यहां आपने लिखा है। आपने कहा कि सर अब एक नया चार्ज अराइज होगा, एक नया चार्ज आएगा, और वो किस तरीके से डिजाइन हो जाएगा? तो आपने कहा कि सर वो यहां पर एक पूरा यूनिफॉर्म स्फीयर बनेगा, और आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पॉजिटिव है तो एक निगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो माइनस 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 माइनस, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएगा जो अर्थ से निकल के आएगा। मान लेते हैं वो माइनस क्यू आया, तो अब सेंटर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे V बराबर हो जाएगा के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई आर। तो यहां से Q की वैल्यू जो निकल के आ गई, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस लिया हुआ है, तो क्यू आर अपॉन एक्स निकल के आ गई। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब ये क्यू चार्ज यहां आ जाएगा, मतलब अगर क्यू चार्ज यहां आएगा और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब ए पे पहले पॉजिटिव था, अब कुछ निगेटिव आ जाएगा तो नेट मिला के चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, तो A2 पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, A1 में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, खत्म। दिस इज द गेम ऑफ अर्थिंग, यही अर्थिंग का प्रभाव है। अब इस कहानी को अगर आपने समझ लिया है तो अब हम यहां से कहानी आपको कॉम्बिनेशन की बात करना शुरू करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इन एंड आउट, फिर मल्टीपल की कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे। अब आपने कहा सर चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं से आपसे पूछता हूं, और बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सी बातें, कोई लफड़ा नहीं है, आसानी से अपने को चीजें समझनी है। एक ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको यहां रख दिया, ये यहां पर आ गया एक,
और हमने बना दी एक कैविटी। कैविटी मान लेते हैं, पहले पहले दो कैविटी कंडीशंस ले लेंगे। एक कैविटी इसमें सेंटर कवर नहीं हो रहा है, एक कैविटी में सेंटर कवर होगा, ठीक है ना। तो पहले बेसिक शुरू कर रहा हूं और इसकी रेडियस को कर देते हैं R/3 और ये सेपरेशन कुछ मान लेते हैं R/2 की है, ठीक है ना। अब एक क्यू चार्ज यहां रखा है आउटसाइड, यहां से 3R की दूरी पर इसके सेंटर से, इसको हमने एक चार्ज दे दिया है 2Q और एक चार्ज हमने इसके सेंटर पे रख दिया है मान लेते हैं 3Q। आपसे पूछा जाए फाइंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी से क्विकली समअप करो फटाफट, 60 सेकंड का समय लो, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से आ जाओ। समझ में आ रहा है बल को? जल्दी से करो, जल्दी से करो, करो करो करो। अच्छा, इसकी रेडियस R है बेटा, ये मान के चलेंगे, है ना। अब क्या होगा? आपने कहा देखो सर ये Q है, ये 2Q है, ये 3Q है, R/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मेरे से इसका पोटेंशियल पूछा गया, कितना पोटेंशियल होगा, कैसे चार्ज का इंडक्शन होगा, क्या क्या चीज होंगी, आइए जल्दी से फटाफट समझते हैं। पहली चीज 3Q का होगा, यहां पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि सरफेस और स्फीयर की जो सॉरी इनसाइड द कैविटी जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म सरफेस है, तो 1/r की कोई प्रोपोर्शनलिटी रहनी नहीं है यहाँ पे। और सेंटर पे चार्ज रखा गया, इसका मतलब -3Q एग्जैक्टली ऐसा ही यहां आ जाएगा। -3Q अगर यहां आया तो यहां पर एक प्लस का 3Q और आएगा, वेरी गुड। आउटसाइड में पहले से 2Q और प्रेजेंट था, आपने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे इतनी बात समझा दो, क्या ये बात आपकी नजर में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाएगी सब यहां मर जाएगी, कोई बाहर नहीं निकलने वाली? आपने कहा ठीक बात है। मैंने कहा अच्छा अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मरेगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जो सेंटर का पोटेंशियल वही बाहर का पोटेंशियल, सब कुछ बराबर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे बस एक बात आपसे और पूछनी है कि यार मैं कैसे लिखूं? आपने कहा ये 2Q और 3Q का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? मैंने कहा देखो भैया 5Q का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लो और इंडक्शन के माइनस प्लस अलग अलग कर लो। भाई हम लोग यही कर रहे हैं ना कि हमने ये मान लेते हैं कि भैया टोटल 5Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूरा यूनिफॉर्म क्लाउड मान लेते हैं। सिंपल, ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म क्लाउड ऑफ चार्ज, जो पूरे में आपने ले लिया और अंदर इंडक्शन का प्रभाव इंडिपेंडेंट ले लो कि भैया देखो सर इसके कारण यहां कुछ नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव होगा, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहे। बस खत्म। आपने कहा सर सिंपल है, लेकिन अगर मैं यहां से पोटेंशियल की बात करता तो मैंने कहा देखो भाई पहली चीज, क्या इन दोनों का कोई प्रभाव बाहर आएगा? तो पोटेंशियल बी ड्यू टू कैविटी ऑन सरफेस, ये कैसी हो जाएगी? आपने कहा ये तो कोई नो इफेक्ट, डीवी जीरो रहेगा। पोटेंशियल लिखना गलत हो जाता है, मैं इसको लिख देता हूं नो इफेक्ट। इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका क्योंकि इफेक्ट पूरा पूरा कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं लेकर आएगा, कोई पोटेंशियल इसका नहीं होगा। जो पोटेंशियल होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आउटर चार्ज। तो जो सेंटर पर होगा वही सरफेस पर होगा, तो वी सेंटर प्लस वी एट सरफेस इट शुड बी इक्वल टू सरफेस। तो आपने बोला v जो सेंटर पर है वही आपके सरफेस पर होगा। सेंटर पर अगर आप लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं q के कारण हो जाएगा KQ/3R प्लस इस पे 5Q आया है तो K इंटू 5Q/R, और यहां पर जो बेटा जो इंड्यूस चार्ज का होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं बार बार ताकि आपके मन में वो कहानी बन जाए। तो आपने कहा सेंटर इसका पोटेंशियल कितना हो गया KQ/3R प्लस K इंटू 5Q/R, खत्म। अब मैं इसी का एक और गेम खिलवाता हूं आपको, जरा इसी गेम को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। और अब इस गेम में इस बात को जरा समझ लो मेरे दोस्त कि अगर कैविटी अंदर आ गई तो क्या होगा, मतलब कैविटी का एक सेकेंड, हाँ भैया इसको देख लो जरा,
बस जल्दी से ये दो बातें कर ली तो अपना काम झिंगा लाला हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ कंप्लीट है, ये सेंटर ऑफ कैविटी है, इसको मैं C1 लिख देता हूं, उसको मैं C से लिख देता हूं। अब अगर मैं इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू दे दूं, सेम सब कुछ वही कंडीशन कर देते हैं, और इसके सेंटर से उतनी ही दूरी पर सारा काम, अब क्या प्रभाव पड़ेगा? नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो अगर अब मैं यहां बोलता कि एक क्यू चार्ज आपने यहां रखा है, प्लस क्यू चार्ज आपने यहां रखा है, यहां पर आपका एक 2Q चार्ज है, और इसके सेंटर पर एक 3Q चार्ज है, और मैंने अब बोला फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। अब यहां पर जब सेंटर कैविटी के अंदर चला गया, मतलब यहां पर जो मामला है, यहां पर जो माजरा है, जहां पर आपका मेटल है, जहां पर आपका क्या बोलते हैं मटेरियल फील्ड है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो आपने कहा यहां पर जो सरफेस का पोटेंशियल है वही यहां का पोटेंशियल है, वो तो वही रहेगा। लेकिन अब मेरे से पूछा जाए सी का पोटेंशियल कितना है और सरफेस का पोटेंशियल कितना है, वो मैं कैसे लिखूं, किस तरीके से करूं, ये जरा एक बार आप मुझे समझा दीजिए, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। सोच के बोलो। आपने कहा अच्छा सर चलो मैं बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। हाँ मैं एक बात बताऊं, सुनना जरा ध्यान से। ये 3Q होगा, वापस से सेम वही कहानी, -3Q बाहर आया, देख 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 देख, ये -3Q बन गया। एक 3Q बाहर चला गया, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, और एक यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज आ गया, माइनस 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 माइनस, और यहां हो गया। अच्छा, क्या इंड्यूस्ड चार्ज में कोई प्रभाव पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कैविटी के बड़े होने से? कैविटी के बड़े होने से कोई प्रभाव पड़ा क्या? सेंटर अगर सेंटर पे नहीं, सेंटर को, आपने कहा सर अभी तक हमारे लिए एक बड़ा आसान था इस बात को कहना कि सर देखो सेंटर से जितना माइनस उतना प्लस दूर होगा तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का बराबर होता है, इजीली आंसर निकल आता था। लेकिन अब सेंटर चूंकि अंदर चला गया है तो मैं इस सेंटर पर प्रभाव नहीं लिख पा रहा हूं, क्या होगा? चैलेंज दिखाई पड़ा। मैंने कहा बेटा देखो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, आप अगर इस बात को समझोगे कि इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण इस पूरे के पूरे कंडक्टर के पोटेंशियल पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा बेटा देखो इस बात को समझो कि यहां पर जब मैंने क्यू डाला और ये इंडक्शन आया और ये प्लस प्लस 5Q का चार्ज तो पूरा आ गया ऐसे यूनिफॉर्म, तो आपने कहा कि सर यहां पर द इफेक्ट ऑफ इनर चार्ज और इंड्यूस चार्ज का जो प्रभाव था वो तो इसके पोटेंशियल पर होता ही नहीं है। मतलब वो अगर हम देखें तो जो पहले का फिनोमिना था वही बाद का फिनोमिना रहेगा, तो पोटेंशियल एट सरफेस पर क्या ही बदलाव आ जाएगा? सोचो बेटा इस पे यहीं पर एक स्ट्रेस देने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी मतलब यहां पे चैलेंज आ रहा है, प्लीज पीछे जाके देखो, यही बात मैंने समझाई है। एक बार जल्दी से देखो पीछे जाके, क्विकली समझो इस बात को। तो बेटा अब ये कहानी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज कि देखो भैया अगर हमने ये कैविटी छोटी थी तो भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी थी, ये क्यू यहां पे था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए ये इंड्यूस चार्ज इसी तरीके से डेवलप हुए होंगे जो भी यहां पे डेवलपमेंट आया होगा, और अगर ये कैविटी बड़ी हो जाती तो भी इंड्यूस चार्ज उसी तरीके से डेवलप होते। मतलब ये जो पोटेंशियल होगा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर फॉर एनी आउटर पॉइंट, हमने एक बात को पहले ही समझा दिया कि इनका प्रभाव नहीं आता, तो सिर्फ आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव रहता है। तो अगर मैं यहां बात करता कि पोटेंशियल एट स्फीयर क्या होगा, तो पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, तो आप बोलते सर जो पहले था वही होगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब कैविटी हो या ना हो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब क्यू का प्रभाव जो सेंटर पे हमने लिखा दैट इज के क्यू बाई कितना दूरी था, 3R था आई थिंक सो, और ये दूरी आपकी अगेन रेडियस R है, तो के क्यू बाई 3R प्लस के इंटू 5Q/R। तो पहली चीज समझ लीजिए कि कैविटी के बड़े या छोटे होने से, कैविटी के बड़े या छोटे होने से आउटर स्फीयर पर, आउटसाइड
आउटर स्फीयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर पोटेंशियल एट सी पर तो आएगा। मैंने कहा यहां आएगा, यहां आएगा। तो आपने कहा यहां कितना आएगा। मैंने कहा अब सी पर देखो तो जो सरफेस पर था वो तो यहां पहुंच ही रहा है और सरफेस पर एक यूनिफॉर्म है। इंडक्शन का इफेक्ट अंदर आना नहीं है, इंडक्शन का इफेक्ट अंदर आना नहीं है। तो अगर मैं यहां आपसे बोलता, मैंने कहा यार देखो सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू एक्स्ट्रा, इन्हीं दोनों का एक्स्ट्रा इफेक्ट है, बाकी तो कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट आ ही नहीं रहा। तो मतलब आपने कहा कि सर देखो अगर मैं यहां पर बात करता तो मैं इन दोनों के इफेक्ट को यहां पर देख लेता हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो एक बार डायमेंशन दे देते हैं ताकि आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भैया C1 से दूरी मान लेते हैं, ये कुछ हो गई 2r/3 और ये दूरी हमने मान लीजिए कर ली यहां से r/6। ठीक है ना। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर अब मैं सेंटर पे बात करूं तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा, पोटेंशियल एट सेंटर सी जो होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द आउटर पॉइंट। देखो यहां का पोटेंशियल जो था वो यहां पहुंच गया। अब एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस ओनली। सिर्फ इन दोनों का ही तो कंबाइंड इफेक्ट आने वाला, और तो कुछ नया नहीं आएगा। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। हम मतलब जनरली हम लोग क्लास में पूरा सेंटर पे करके करा रहे होते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको अलग करके कराया ताकि आपके मन में वो पूरी सारी बातें निकल के आ जाए। तो ये हो गया सेंटर पे बात करेंगे तो ये आ गया KQ/3R प्लस K इंटू 5Q/R। अब आप इतना मेहनत करके सरफेस तक आ गए, यहां से आ जाने कोई दर्द नहीं है। अब सिर्फ यहां से यहां तक का और लिखना है, यहां से यहां तक का तो लिखना है, और तो कुछ बचा नहीं बेटा। तो आपने कहा कि सर सेंटर पे लिखना है, वैसे भी इंड्यूस चार्ज का कोई इफेक्ट होगा नहीं सेंटर पे, मुझे इन 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है। 5Q यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस K। 3Q से कितनी दूरी है तो K इंटू 3Q/R/6 और माइनस K इंटू 3Q। अब चूंकि 3Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो किसी भी स्फीयर पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके अंदर उसके जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर होता है। तो आपने कहा सर इसका मतलब माइनस का KQ अपॉन ये रेडियस हो गई 2r/3। दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। अब आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देख लिया, समझ लिया, कर लिया। अब हम इसके फर्दर कॉम्बिनेशन और बढ़ाने जा रहे हैं ताकि अब हम दो सरफेस के बीच में लेकर आ जाए चार्ज को, दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन की बात करें और वहां से हम लोग फिर आगे की फिनोमिना पे चलेंगे, दैट इज डिफाइंड एज द फोर्सेस, और उसके करस्पॉन्डिंग चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कमिंग इनटू द पिक्चर, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, आई थिंक हम अब उस दिशा में चलते हैं और मुझे लगता है कि मैंने आपको स्लैक अप बना लिया है कि अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक R है, एक 2R है और 3R है, एक चार्ज Q यहां पे रखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि एक बात बता दो, व्हाट इज द पोटेंशियल two concentric neutral shells of radius r and 3r have a charge q at a distance of 2r from their common center. Refer the figure. Find the potential of the cell. शेल का पोटेंशियल क्या है ये आप बता दो दोनों का। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है। चार्ज का इंडक्शन आएगा, यस और नो, उसके कारण उसका प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव कैसा होगा ये हम सभी को समझना है। चलिए आइए करना शुरू करते हैं। जिनको करना है एक बार पॉज दीजिए और करना शुरू करिए, बाकी मैं भी आपकी कहानी को समझाना शुरू करता हूं। अब बेटा आपको बोला गया कि एक चार्ज क्यू यहां रखा है, ठीक है ना। जल्दी से सोचना शुरू करेंगे। अभी ये दोनों कैसे अनचार्ज्ड कंडक्टर, कैसे दोनों अनचार्ज्ड है, इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड कंडक्टर है। अगर इन पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इस Q का कुछ माइनस Q यहां इंड्यूस होगा। आपने कहा यस सर। यहां पर कुछ प्लस इंड्यूस होगा। आपने कहा यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। यहां क्या होगा? आपने कहा सर यहां पर भी कुछ माइनस इंड्यूस होगा और
यहां पर कुछ माइनस S3 क्योंकि ये कैविटी के अंदर की तरह चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ध्यान सुनना। और अब बाहर क्या आएगा? आपने कहा सर बाहर यहां पर एक प्लस क्यू आ जाएगा। पहले समझो ध्यान से, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंगल लाइन में दोनों सॉल्यूशन आपके सामने अभी निकल के आते हैं। पहली चीज, अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो मैं आपसे पूछूं इसके इनर सरफेस पर क्या सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा? आपने कहा हां सर, क्यू से ऐसे निकली होंगी फील्ड लाइंस। देखो फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो, यहां पर नेगेटिव टर्मिनेट हुई और कुछ फील्ड लाइंस जो यहां टर्मिनेट हुई, कुछ यहां से निकल के यहां टर्मिनेट हो रही होंगी। देखो, तो एक तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी और एक यहां से कोई फील्ड लाइन बाहर निकल के नहीं जा रही होगी। कुछ फील्ड लाइन का पैटर्न समझ लो जरा एक बार, थोड़ा थोड़ा मतलब टेंटेटिव सा एक आइडिया लग जाता है कि कैसे फील्ड। आपने कहा सर ठीक है। अब मैंने कहा मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? आपने कहा सर यहां पर टोटल चार्ज माइनस क्यू आएगा। आपने कहा क्यों आएगा? मैंने कहा देखो, अगर इस कंडक्टर के अंदर से गॉसियन सरफेस बना ले, मतलब कंडक्टर थोड़ी मोटाई हम लोग हमेशा मान के चलते, मैंने यहां थोड़ा पतला बनाया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि अंदर का नेट चार्ज जीरो रहेगा। और हमको ये बात पता है किसी भी कंडक्टर के इनर सरफेस पर जितना उसके अंदर चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है ताकि नेट इनक्लोज चार्ज जीरो हो सके। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है तो यहां पर भी क्यू होगा। यहां पर कुछ इंडक्शन आएगा तो यहां पर कुछ क्यू डैश आएगा और यहां पर कुछ प्लस क्यू डैश है, क्योंकि भैया नेट न्यूट्रल रहना ही रहना है। इस पर माइनस प्लस ऐसे से इंड्यूस होगा, इस पर इनर सरफेस पे नेगेटिव होगा और बाहर आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आएगा। ये प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? आपने कहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा बस अपने काम खत्म, पिक्चर क्लोज, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, अब काम खत्म आ गया। आपने कहा बेटा देखो, जब तुम बाहर से आओगे तुम्हें क्या लगेगा, अंदर क्या है? आपने कहा सर देखो, बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कंडक्टर हाइड कर लेता है सब कुछ। इसके अंदर क्यू चार्ज कहां रखा है, क्या तुम यहां से पता कर पाओगे? आपने कहा सर कुछ नहीं पता चलता जब आप बाहर हो, बाहर सिर्फ यह लगेगा कि एक प्लस चार्ज यहां पर यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। मतलब फॉर द आउटर पॉइंट इनर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इनफाइनाइट से यहां तक आगे पहुंचा तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू बाई 3r, क्योंकि आउटसाइड का रेडियस 3r है। ये दूरी यहां से 2r है और ये रेडियस आपकी r है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, है ना। और ये स्मॉल क्यू से दर्शाना है, इसको स्मॉल क्यू से दर्शा देते हैं, के क्यू बाई 3r। आपने कहा सर अंदर का, मैंने कहा अंदर कोई प्रभाव ही नहीं बा, कोई इफेक्ट नहीं अंदर का, अंदर का सब खत्म हो जाता है अपने। अच्छा हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा अच्छा भाई, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछता, बता अंदर का पोटेंशियल कितना है? अंदर का पोटेंशियल कितना है? सोच कैसा लिखेंगे, जल्दी से क्विकली। देखो बाहर वाला मिल गया, अंदर वाला और सोच, जल्दी सोच के बताओ फटाफट कितना होगा। एक लाइन का है, जल्दी करो, एक लाइन का बस, सिंगल लाइन। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देख इसके सेंटर पर लिख लें वही बाहर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करता, यहां V1 है तो यही V एट सेंटर होगा। अब सेंटर पे सोच, ये माइनस क्यू जितना दूर है उतना ही प्लस क्यू वाला भी दूर है, इनका प्रभाव अंदर जीरो। अरे हाँ या ना? अरे बोलना यार, सिंपल सी कंडीशन। आपने कहा हाँ सर इनका जीरो। मैंने कहा अच्छा, ये क्यू का इफेक्ट यहां जाएगा क्योंकि यही रखा है, यहां जितना इंड्यूस यहां हुआ वो भी जीरो। तो मतलब अगर मैं बात करता तो पोटेंशियल एट इनर बिग प्लस पोटेंशियल एट आउटर बिग, ये जीरो हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑन द इनर वाला जो स्मॉल है, इसके कारण भी जीरो हो जाएगा, इनके कारण भी। तो पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्मॉल, ये भी जीरो हो गया। तो मेरे 5 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहे हैं। एक सबसे बाहर वाला प्लस क्यू, उसके नीचे वाला माइनस क्यू, एक ये खुद पॉइंट चार्ज और एक इधर का निगेटिव चार्ज, एक इधर का पॉजिटिव चार्ज। यही तो दिखाई पड़ रहा है। आपने कहा हाँ सर यही दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहा पोटेंशियल एट सी में क्या लिख सकता हूं? आपने कहा सर देखो ये तो जीरो हो गया, इन तीन का इफेक्ट तो सिर्फ जीरो, तो सिर्फ किसका आ गया? आपने कहा सिर्फ ओनली क्यू का रहेगा। तो पोटेंशियल एट सी किसका हो गया? आपने कहा पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट इनर कंडक्टर, इट शुड बी इक्वल टू के क्यू बाई 2r। आंसर खत्म, पिक्चर क्लोज। अब इसी का एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेमिंग में। अच्छा, अगर मैं यही क्वेश्चन फ्रेम कर देता,
जो क्वेश्चन आपको पाथफाइंडर में भी देखने को मिलेगा, पाथफाइंडर का ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आई थिंक कैपेसिटर के क्वेश्चंस में है ये। अब आपको अगर मैं ये क्वेश्चन बोलता, ये सब मुझे इसका आंसर भी देंगे, और आई वांट कि एवरीबॉडी शुड कमेंट ऑन दिस वन कि भैया बताओ कितना आंसर आएगा। अगर मैं यही कर देता और मैं बोल देता कि भाई देखो, एक चार्ज इनके बीच में तो रखा है, नाउ दीज टू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है, अब लेकिन इन दोनों आउटर और इनर को आपस में जोड़ दिया गया। फाइंड फाइनल चार्ज एंड पोटेंशियल और फाइंड फाइनल चार्ज एंड पोटेंशियल इफ बोथ आर कनेक्टेड। अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा? अगेन डायमेंशन सेम है, आर ये है, 2r ये है, और 3r ये, और ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से हिंट करता हूं, और आई वांट कि आप कैलकुलेशन करके मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओगे, है ना। पहली चीज का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे नेट चार्ज, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल थे तो फाइनल भी न्यूट्रल ही रहेंगे। मतलब अगर किसी एक पर माइनस क्यू चार्ज आएगा तो किसी एक पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। बोला ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो इसको Q1 और Q1 से दर्शा देते हैं। एज बोथ बर न्यूट्रल इनिशियली, तो दोनों फाइनल भी चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं। आपने कहा सर बहुत अच्छा। मैंने कहा बेटा अब क्या होगा? आपने कहा देखो सर यहां माइनस Q1 का एक नेट चार्ज आ गया, अगेन ये Q होगा, अगेन समझना इंडक्शन बिल्कुल वैसा ही, यहां माइनस चार्ज कुछ आएगा, यहां प्लस क्यू आएगा। लेकिन अब यहां पर ये जो माइनस आया, इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये माइनस का एक और क्लाउड बन जाएगा जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा ताकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना जा पाए। तो आपने कहा इंड्यूस चार्ज वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसके जुड़ने के कारण अगर यहां निगेटिव अगर आया है, पॉजिटिव भी आ सकता है। आप मुझे भी पता नहीं है, आप मुझे कैलकुलेशन करके बताने वाले हो, लेकिन मैंने कि मान लिया कि नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आएगा तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन कर सके। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर यहां से मैं बात करता तो प्लस क्यू यहां रहता, माइनस Q1 यहां हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपने कहा Q है माइनस Q1 है, तो नेट चार्ज जो अंदर था माइनस का Q और प्लस का Q1, ये इस सरफेस पर आ जाएगा चार्ज, और ये इस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। और क्या होगा? आपने कहा देखो इसके अलावा सर ये होगा कि इसके आउटर सरफेस पर, क्योंकि एक Q1 तो पहले से था और इसका और चार्ज चला जाएगा, तो आपने कहा देखो सर यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू का प्लस क्यू, माइनस का Q1, और यहां कितना आ गया? आपने कहा प्लस का Q1, तो ये कितना हो गया? आपने कहा Q ही रह गया, ये हो गया आउटसाइड। मतलब आपने कहा कि सर अगर मैं इस कैविटी इसको इनर बाहर से जोड़ भी देता हूं तो सर टोटल चार्ज थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, मतलब बाहर से अभी भी जो मामला चेंज हुआ वो तो अंदर का चेंज हुआ। इंडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आउटसाइड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ प्रभाव किधर पड़ा? अंदर का कुछ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं अभी भी लिखता तो आउटसाइड चार्ज तो क्यों ही बचा, क्योंकि माइनस क्यू बनाया और इसका एक और क्यू पहले से था, तो आउटसाइड, तो मैं अगर V पोटेंशियल लिख देता आउटसाइड सरफेस का, इट शुड बी इक्वल टू के क्यू बाई 3r ओनली। मेरे से बेटा अब ये पूछा जाता कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, V ऑफ द इनर कितना होता? अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे मुझे इसका जवाब अच्छे तरीके से दे दें, और कमेंट में सब लोग आंसर बता दें अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होगा। अब कितनी चीजें आई बेटा? इंडक्शन वही का वही रहा, इनर चार्ज, अच्छा जो सेंटर का होगा वही वही इसका होगा, तो वी इनर मतलब वी सेंटर, सोच लो और पुट करो, और आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या होने वाला है, ठीक है ना। और ये आपने कर लिया तो मान लीजिए कि आप बहुत बेहतरीन कंडक्टर के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर रहे हैं। अब आपके पास कोई चैलेंज का विषय नहीं है।
ठीक है ना। नाउ आई एम गेटिंग इनटू अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चंस। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ उन फिनोमिनास की जो शायद आपने कम सुने होंगे और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम किस तरीके से बात करते हैं। मतलब अब अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द इमेज चार्ज मेथड। इमेज चार्ज मेथड एक यूनिकनेस थ्योरम का एक बहुत ही प्यारा फिनोमिना है। यूनिकनेस थ्योरम मतलब दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। बहुत सिंपल तरीके से समझे, हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इस पूरे फिनोमिना, क्योंकि उतनी आपको जरूरत नहीं है। इमेज चार्ज मेथड उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कंडक्टर इंटरैक्शंस को बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पहले आ चुके हैं, आने की संभावना आगे है, बट एज अ टूल ये बड़ा पावरफुल है। एज अ टूल इसकी उपयोगिता अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव करता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कुछ एक्स्ट्रा एज लेने के लिए। मतलब मैं वापस वही बात करता हूं कि अगर एडवांस पागल हो गया तो किस दिशा में मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक वो दिशा है जिस दिशा में एडवांस मूव कर सकता है, और ये आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता बेटा? तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया, एक छोटा छोटा पॉइंट है। इमेज चार्ज मेथड की बात करें तो अगर एक ये कंडक्टिंग सरफेस दे दी जाए तो कंडक्टिंग सरफेस क्या करेगी? तो आपने कहा कंडक्टिंग सरफेस का फिनोमिना, ये अर्थिंग को भी हटा रहा हूं मैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन करना है। बेसिक चीज समझो, है ना। यूनिकनेस थ्योरम क्या कह रही है समझना जरा। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो, मतलब इसके अंदर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो इसका मतलब ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? आपने कहा इसका मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपने कहा रे भाई साहब, ये बात तो आपने सही कही। मैंने कहा अगर आपको ये बात सही लग रही है मेरे दोस्त, तो मुझे बताना यहां से जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसी आएंगी? तो आपने कहा सर इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, तभी तो इक्विपोटेंशियल बनेगा। मतलब यहां से जितनी फील्ड लाइन 3D फिगर में भी बनेंगी, ये सब कैसी होनी चाहिए? दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, दे मस्ट बी परपे आपने कहा क्यों परपेंडिकुलर? मैंने कहा इक्विपोटेंशियल है। तो अगर एक प्लेन सरफेस रखी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रही हैं और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन करके चलना है, तो हम इस बात को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि सर देखो, इसका मतलब ये फिनोमिना तो बहुत सिंपल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली, यहां खत्म हो गई। अच्छा भाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली खत्म हो गई, और अगर मैं इसको अभी अर्थ कर दूं, कैसा कर दूं बेटा? अर्थ नहीं होगा वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो कई लोग इमेज चार्ज बता देते हैं सिर्फ अर्थिंग के केस में। आपको यहां पर अर्थिंग किया नहीं किया, उन सभी केसेस में क्या फिनोमिना होता है वो भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल केस में यहां पर जब मैं अर्थिंग कर दूंगा, तो आपने कहा अर्थिंग का मतलब हम यहां पर चाहते हैं कि एनर्जी की, अब इनफाइनाइट प्लेट की बात की गई, मैंने वही बात आपसे बोली। इनफाइनाइट प्लेट के केस में जब अर्थिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। मतलब जब यहां पर चार्ज इस तरीके से फैल जाएगा, मतलब इस पूरी शीट पर चार्ज, एक निगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां टर्मिनेट हो जाए। आपने कहा सर अगर फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट हो रही है, तो ये एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से फील दे रहा है कि जैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहां रखा गया है, तो इनके बीच की जो सरफेस होती है वो पूरी इक्वी पोटेंशियल ही तो बनती है, और यहां का पोटेंशियल जीरो होता है। तो आपने कहा कि सर Q और माइनस Q के बीच की सरफेस जो होती है वो इक्वी पोटेंशियल ही तो बनती है जिसका पोटेंशियल जीरो है। तो मुझे एक जीरो पोटेंशियल सरफेस को अगर मैं देखूं, तो मैं इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकता हूं, और ये एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जहां पर एक Q और माइनस Q को इक्वल एंड अपोजिट रखा हुआ पाया जा सके। आपने कहा हाँ, बात सही है, और ये बात इंपॉर्टेंट भी हो जाती है कि हाँ भाई चलो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इनफाइनाइट शीट के केस में, तो आपने कहा कि सर Q और माइनस Q आपस में यहां पे अरेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इमेज चार्ज। मतलब अगर किसी कंडक्टिंग शीट जो एक अर्थड है, जिसका पोटेंशियल जीरो की तरह हम ट्रीट करके चल रहे हैं, उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम मान सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। आपने कहा कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ, अगर मेरे से कोई पूछता बेटा कि ये एक शीट है और इस शीट से ए दूरी के ऊपर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है,
अगर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है तो बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितनी एनर्जी है सिस्टम के अंदर, और क्या क्या चीजें हैं। तो वो बातें अगर आपसे पूछी जाए तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि मैंने एक माइनस क्यू चार्ज मान लिया एग्जैक्टली ए डिस्टेंस नीचे। तो अगर मैं पूछा जाए कितना फोर्स लगेगा, तो आपने कहा सर फोर्स तो जो लगेगा वी कैन एज्यूम द वी कैन सिंपली डिफाइन कि ये पूरा का दिस पर्टिकुलर कंडक्टर जो एक अर्थड कंडक्टर है, दिस कंडक्टर बिहेव्स एज, अब ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ माइनस क्यू चार्ज। तो फोर्स कितना लग गया, आपने कहा K इंटू क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर, और सॉरी अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी, डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। अच्छा भाई, आपसे मैं पूछता फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस। अब बिकॉज ऑफ दिस फील्ड लाइंस यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो आपने कहा कि सर देखो एनर्जी स्टोर की अगर मैं बात करता तो मुझे पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्ज की, दैट इज माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2a के बराबर होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दिस इज द एनर्जी। कब है ये एनर्जी, जब एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा और एक माइनस क्यू चार्ज यहां रखा, तो यहां से जो फील्ड लाइंस ऐसे बन रही हैं, ये एनर्जी इस पूरे स्पेस में बनती है जाके, है ना बेटा। इस बात को समझो, ये एनर्जी कहां होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां होती है बेटा, दिस लाइज इन द स्पेस। अच्छा, हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा बेटा अगर मैं आधा स्पेस ब्रेक कर दूं तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी होती है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर सोचो मैं ये कह दूं कि आधे में एनर्जी है ही नहीं, यहां पे तो है ही नहीं कुछ, नीचे तो एनर्जी है ही नहीं, तो आपने कहा सर एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे यू ऑफ सिस्टम, किसका किसका, क्यू एंड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, इन दोनों के सिस्टम एनर्जी कितनी होगी, आपने कहा हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एंड माइनस क्यू, that is simply equal to 1 upon 4 k q square upon a with a negative sign. This is the energy of the system. क्योंकि आधे में तो है नहीं, सिर्फ आधे में बचा। बस समझ में आता है, बहुत बढ़िया बेसिक सा क्वेश्चन। लेकिन अब इसी बेसिक क्वेश्चन को अब जो मैं पूछने जा रहा हूं, अगर तुमने गैस कर लिया तो मुझे कमेंट बताना कि सर मैंने समझ लिया था, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आपने अर्थिंग को बेहतर तरीके से समझ पाया है। मैं अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूं, मैं यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि फाइंड द चार्ज, कितना चार्ज लोअर और अपर सरफेस पर आएगा, या चार्ज डेंसिटी कैसे बदलेगी इफ अर्थिंग इज रिमूव्ड। डिफाइन वेरिएशन इन चार्ज डेंसिटी इफ अर्थिंग इज रिमूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर अर्थिंग रिमूव कर दी, सोचना जरा ध्यान से, अर्थिंग रिमूव करने से हुआ क्या, आपने कहा सर इसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, फिर पोटेंशियल जीरो की बात मत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन क्या अभी भी ये क्यू पोटेंशियल रहेगा, आपने कहा रहेगा। इसका मतलब सोचना जरा ध्यान से, क्या बदलाव आएगा, चार्ज ऑन द लोअर सरफेस क्या होगा। मेरा पहला क्वेश्चन यहीं पर है, चार्ज ऑन लोअर सरफेस क्या होगा। कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने कहा देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज समझना, अगर मैं लोअर सरफेस के चार्ज की बात कर रहा हूं, डिस्कसिंग अबाउट द चार्ज एट द लोअर सरफेस, तो कहानी हुई क्या। मैंने कहा देखो पहली चीज समझना, जब अर्थिंग थी तो यहां पर माइनस चार्ज बटा, और माइनस चार्ज टोटल कितना बटा, अच्छा जितना क्यू था उतना ही, क्योंकि सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट होनी बेटा, इस बात को समझना जरा ध्यान से। आपने कहा सर यहां पर टोटल चार्ज आएगा कितना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने कहा with earthing the total charge induced on the
सरफेस ऑन द अपर सरफेस विल बी माइनस क्यू। इसको इंटीग्रेट करके भी निकाला जा सकता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की तरफ जाना है तो हम लोग एडवांस फिजिक्स वाले बैचेस कुछ है उसमें हम लोग ये काम करते हैं। बट मतलब आईएनपीएचओ अगर आप कोई तैयारी कर रहा है तो हम ये सब चीजें करा देते हैं, बट अभी उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझो, तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगे सब यहां टर्मिनेट होनी है। अरे हाँ या ना बोल, अगर हाँ या ना ये बात सही है तो भैया मेरे इसका मतलब जो चार्ज प्लस क्यू होगा वही माइनस क्यू होगा। तो विद अर्थिंग, सुनना ध्यान से बेटा, विद अर्थिंग चार्ज ऑन अपर कितना हो गया? आपने कहा माइनस क्यू। क्यों हुआ माइनस क्यू? आपने कहा जितनी फील्ड यहां पर फील्ड लाइन यहां से पैदा होंगी सब टर्मिनेट होंगी, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, तभी सारी की सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। मुझे कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन से प्रूफ किया जा सकता है इसको, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती? आपने कहा इसका मतलब यहां पर माइनस क्यू चार्ज है पूरे में। अच्छा, अर्थिंग हटा दी। अगर अर्थिंग हटा देते मतलब कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल, तो कंडक्टर शुड, इफ अर्थिंग इज रिमूव्ड तो कंडक्टर पे तो कोई चार्ज दिया नहीं गया, तो कंडक्टर शुड रिमेन न्यूट्रल। और कोई चार्ज एक्स्ट्रा दिया भी जाता तो वो कैसे आता वो भी समझाता हूं। कंडक्टर शुड रिमेन न्यूट्रल। अगर कोई चार्ज नहीं, अगर दिया जाएगा तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो आपने कहा अगर यहां माइनस क्यू आया है तो इसके सरफेस पर एक और चार्ज भी तो आएगा ताकि नेट चार्ज जीरो रहे। और अगर आपको चार्ज देते तो एक्स्ट्रा चार्ज, तो मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज और आएगा तो ये सरफेस वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? आपने कहा बात सही। अच्छा, प्लस टू क्यू आएगा तो मतलब सरफेस जो होगी वो चार्ज होगी। अगर आपने टू क्यू चार्ज यहां दे दिया तो पूछा जाए तो भी कहानी है ये। अब सोचो, अब आपको मैं उस डेप्थ में लेके जा रहा हूं, लेकिन डेप्थ ऐसी है कि समझने के बाद एक लाइन की चीज दिखाई पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं ये क्यू चार्ज गुरु डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? आपने कहा देखो सर एक बात बता दें। मैंने कहा क्या? अभी तक क्या देख रहे थे? मैंने कहा देखो क्यू हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ताकि उसका इफेक्ट अंदर ना पड़े। मतलब मैंने कहा मतलब यह हो गया कि क्या हमने इस बात को पढ़ा है अभी अपने सिलेबस के अंदर भी कि भैया देखो अगर कोई भी क्यू चार्ज यहां दिया जाएगा तो दोनों तरफ हाफ हाफ आएगा, सच दैट अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। बोलिए सर नो? तो आपने कहा इसका मतलब सर जो यहां पर आपने क्यू चार्ज दिया है उसको तो यहां वाला माइनस क्यू आपस में निपटा ले रहा है, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा चार्ज आया वो खुद इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेगा ताकि अंदर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया मेरे दोस्त, इसका मतलब यह हो गया कि प्लस क्यू का क्यू बाई टू ऊपर जाएगा और क्यू बाई टू नीचे आएगा। तो आपने कहा नेट चार्ज ऑन द अपर सरफेस, आपने कहा माइनस क्यू बाई टू, नेट चार्ज ऑन द लोअर सरफेस प्लस क्यू बाई टू, लेकिन क्यू बाई टू इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा और माइनस क्यू इसमें जैसे एक दैट रिप्रेजेंट द माइनस क्यू चार्ज एट द बिलो, उस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो माइनस क्यू का रिडिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करना है। और ये क्यू बाई टू, ये क्यू बाई टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले पे तो नेट नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा क्योंकि ये जब किसके साथ नॉन यूनिफॉर्म साथ मिलेगा तो नेट नेट तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले पे क्यू बाई टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। एंड दिस इज द अमेजिंग, जस्ट बोलूं मैटर ऑफ सेकेंड का क्वेश्चन है ये। समझ में आया क्या? अगर मैं यहां क्यू की जगह टू क्यू देता, अरे सर टू क्यू से क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आधा आधा ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि देखो इंडक्शन इफेक्ट अलग है, ये माइनस क्यू इंडक्शन के कारण आया है, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दोगे किसी भी कंडक्टर को वो हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो क्या है का इमेज चार्ज मेथड, क्या है का कुछ भी, आपके लिए सब कुछ एक लाइन के सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, मैंने कहा चलो भैया उसकी बात भी कर लेते हैं। इमेज चार्ज इन द कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने आपसे पूछा भैया एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है, बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। अगेन कंडीशन पहली सेम है कि यहां अर्थिंग है। अगर कंडीशन पहली सेम है कि यहां अर्थिंग है तो वी कैन वेरी सिंपली से कि भाई साहब क्या क्या, देखो सर अगर ये यहां अर्थड है
और आपसे पूछा गया कि इस प्लस क्यू का इफेक्ट इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इमेज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे कैसा होगा, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपसे क्वेश्चन पूछे जाए जो मैंने पहले पूछे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, आपको पूरे स्पेस में कहीं भी निकालनी हो। अब मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं जिसको सीख के आप कंडक्टर के किसी भी फिनोमिना को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस प्लस क्यू का इंडक्शन मैंने जो अपने अलग बैचेस होते हैं आईएनपीएचओ वगैरह बैचेस में, तो हम लोग डाइपोल का भी सिखाते हैं, आगे कहीं और भी चीजों की बातें करते हैं, लेकिन आपको जेई लेवल तक की यहां की अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप वेरी गुड टू गो कंडीशन में है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने पूछा फाइंड फोर्स बिटवीन कंडक्टर एंड क्यू, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी की चर्चा आपके लिए नेक्स्ट स्टेज की है, याद रखिएगा। मैंने फोर्स की चर्चा, आपने कहा देखो सर अब मैं यहां पे बात करूं, तो आपने कहा देखो सर यहां कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज का इंटेंशन क्या है? आपने कहा सर आपने इसको अर्थ कर रखा है, तो यहां से प्लस क्यू चार्ज कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ ऐसे यहां टर्मिनेट हो जाएगी फील्ड लाइंस, कुछ यहां से निकल के बाहर चली जाएंगी, कुछ ऐसा ही फिनोमेना बन रहा होगा और अर्थिंग बन रही होगी। आपने कहा बात तो ठीक है सर, कुछ ऐसे ही फिनोमेना। अर्थिंग का मतलब ये हो गया कि इसका पोटेंशियल कैसा होगा? आपने कहा इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो मैंने कहा देखो अगर इमेज चार्ज की बात करें तो ये पूरा मैथमेटिकल गेम है। मैंने कहा वी कैन एज्यूम, क्योंकि ये यहां पर गेम आता है अपोलोनियस सर्कल का, अब ये बात मान सकते हैं। मैंने कहा एक मैं मान लेता हूं कि इसका एक इमेज चार्ज बना कुछ माइनस क्यू, मुझे नहीं पता क्या है, एज्यूम। आपने कहा ये किस तरीके से बनेगा? मैंने कहा देखो यार मैं मान लेता हूं कि यहां से किसी दूरी डी पे बन जाएगा और इस चार्ज की मान लेते दूरी आर है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एज्यूम किया, एज्यूम अ इमेज चार्ज। आपने कहा सर ऐसे कैसे कर लिया? मैंने कहा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, ऑफ माइनस क्यू एट डी डिस्टेंस। आपने कहा बहुत बढ़िया, क्यों किया? मैंने कहा देखो कंडीशन है ना, ये यहां पर चार्ज या इसकी बाउंड्री कंडीशंस को बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है ना, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो काम अपना चल जाता है। तो आपने कहा बाउंड्री कंडीशन ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट पर बात कर रहा हूं, किसी भी जनरल पॉइंट पर बात कर रहा हूं, तो इससे दूरी और इससे दूरी, मान लेते हैं कि इसकी दूरी कुछ क्या है R1 और ये दूरी कितनी है R2। अगर ये दूरी, तो ये इमेज चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर देखो अगर मैं यहां देखूं तो के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2 इट शुड बी इक्वल टू 0। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब Q अपॉन स्मॉल q इट शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। मतलब आपने कहा कि सर देखो मैं ये मान सकता हूं कि यहां पर जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, मतलब ये एक यहां पर चार्ज को ऐसा माना जा सकता है जिसके लिए दूरी हो, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट से दूरी Q और स्मॉल q तो एक फिक्स चार्ज बन जाएंगे, तो Q और स्मॉल q शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो अगर मैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाऊं जिनका दो बिंदुओं से दूरी का रेशियो फिक्स है, ऐसे लोकस को हम बोल देते हैं अपोलोनियस सर्कल। वो एक सर्कल का लोकस बनता है, आप लोगों ने, कई लोगों ने किया होगा, जो नहीं किया है वो इस बात को समझ सकते हैं। तो आपने कहा यस सर, इस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि एक स्फेरिकल, मतलब यहां पे तो अगर मैं 2D में देख रहा हूं तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा जहां पूरे पर यह फिनोमिना डेवलप हो सकता है। समझ में? सर्कल पर है, सर्कल को एक्सेस रोल कर दो, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू नहीं रहेंगे, इसको ऐसे एक्सेस पकड़ो, ऐसे घुमा दो, तो पूरा क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। तो आपने कहा इसका मतलब ये दिस इज द कंडीशन ऑफ अ सर्कल, सो दस एक ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 वोल्ट की पॉसिबल है। इसका मतलब यस वी कैन एज्यूम अ इमेज चार्ज एंड दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन दैट कैन एग्जिस्ट, और इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम ये नहीं कि हम उसको निकाल, मेरे का ये एक यूनिक सॉल्यूशन यहां एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये फिनोमिना पॉसिबल है एक अपोलोनियस सर्कल के लिए। तो आपने कहा ओके बिल्कुल सही बात है, तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से कि यस, अरे भाई करंट मार गया, यस देयर इज अ लोकस ऑफ सर्कल। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गणित में थोड़ी सी बुद्धि लगा देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन क्विकली मैं इसको समझा देता हूं कि कैसे आपको करना है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे पता चल गया कि भाई सर्कल है, तो मैंने कहा अब यार यहां पर मैं Q और D कैसे कैलकुलेट करें, तो D और Q को कैसे कैलकुलेट करना है,
तो डी और क्यू को कैलकुलेट करने का सिंपल सा रास्ता है, मुझे 2 पॉइंट ढूंढ लो, क्योंकि 2 वेरिएबल है मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है मतलब 2 इक्वेशन है, मतलब एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल भी 0 होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 0 होगा। पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल क्यू के कारण और इसके कारण लिख दीजिए। जैसे आप लिखेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल बन जाएंगे, एक डी और एक स्मॉल क्यू। डी और स्मॉल क्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने ए पॉइंट पर पोटेंशियल को इक्वेट किया, तो इस ए पॉइंट की दूरी यहां से कितनी रह गई, आपने कहा आर माइनस कैपिटल आर, और क्यू की दूरी कितनी होगी, आपने कहा आर माइनस डी। इसको इक्वेट कर दिया, के क्यू अपॉन आर माइनस था माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस डी, इट शुड बी इक्वल टू 0। देखो सेम हमने यहां पे बात कर दी अबाउट द पॉइंट बी ऑल्सो। क्या ये वाली बात समझ में आती है? ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ खास बड़ी बात नहीं। तो आपने कहा क्यू बाई क्यू का रेशियो निकाल के आ गया क्यू। अब आपने कहा सर इससे फायदा क्या, मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, अब सारी चीजें खत्म, पिक्चर क्लोज हो चुकी है। मतलब आपने कहा देखो सर 2 बातें डिपेंड करती हैं, आप कहां पर लेते हो, और ये एक चीज यहां समझिए जरा एक बार। हाँ, अगर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता, ये क्यू है और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दूरी यहां से मान लेते हैं 4r पे था, ठीक है ना, और ये दूरी r थी, ये सेंटर से r है। आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो आपने कहा सर सिंपल सा केस है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मेरे लिए आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं एक बेसिक चीज। आपने कहा सर देखो मैं इस पूरे के पूरे कंडक्टर को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। और वो पॉइंट चार्ज कहां पर ले सकते हैं, आपने कहा वो पॉइंट चार्ज सेंटर से किसी डी दूरी पर ले सकते हैं। उन्होंने डी दूरी मानी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करता तो मैंने कहा यहां पर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, माइनस क्यू चार्ज, इसको मैंने क्या बोला, यही हमारा इमेज चार्ज है, और ये किसके बराबर हो गया, क्यू माइनस के साथ है तो मैं सिर्फ माइनस साइन लिख रहा हूं, माइनस का क्यू आर अपॉन स्मॉल आर। ध्यान से देखना, हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन नहीं करी, क्यू आर अपॉन स्मॉल आर, और ये कितनी दूरी पर होगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर दूरी पर होगा, कहां से, डी, दैट इज द सेंटर। तो आपने कहा मैं इसको एक सिंपल चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं, दैट इज ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, जिसको हम डी बोल सकते हैं। तो आपने कहा सर इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी बच गई, आपने कहा इसका मतलब इनके बीच की दूरी 4r माइनस डी। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो मैं बोलता एफ बराबर के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, जो कि आपका इमेज चार्ज है, अपॉन 4r माइनस डी का होल स्क्वायर। सिंपल, खत्म। मजा आया? पक्का? यही सेम इमेज चार्ज मेथड आप अंदर से बाहर के लिए भी लगा सकते हैं, अंदर से बाहर के लिए लगा सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन। आपने कहा मतलब, मैंने कहा अगर मैं यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता और मैं आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, कई बार मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर्स में पूछा भी गया है। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा बताओ, और इसका बहुत डेप्थ जाना है, मतलब आप चाहते हैं कि सर ये, सॉरी मैंने अर्थिंग नहीं बनाई थी यहाँ पे, माय मिस्टेक, एक गलती हो गई थी, अर्थिंग नहीं बनाई है, क्योंकि अर्थिंग अगर नहीं होगी तो फिनोमेना थोड़ा सा चेंज होता है। अर्थिंग नहीं होगी फिर क्या होगा, ये सब सिचुएशंस थोड़े से, फिर आप जब और फिजिक्स में अंदर जाने की कोशिश करें तो आप उसके लिए समझा जा सकता है, समझाएंगे फिर आपको अलग से, बट जेई पर्सपेक्टिव में इतना सफिशिएंट है, इसके ऊपर जाने की खास नीड नहीं है। बट हाँ, यहाँ एक चीज समझा जा सकता है कि अगर एक यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है जो कि इस सेंटर से अगेन डी दूरी पे रखा है, तो अगेन यहां पर एक माइनस चार्ज राइज होगा और यहां पर एक प्लस चार्ज राइज होगा। अब आपसे पूछा जाए बताओ इसके अंदर क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, व्हाट इज द चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू, तो चार्ज केप्ट इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज केप्ट इनसाइड द कंडक्टर। आपने कहा सर ये भी अगेन सेम सिचुएशन, सब कुछ रास्ते वही हैं, कोई रास्ते में परिवर्तन नहीं है। आपने कहा इसका मतलब मैं एक यहां पर एक इमेज चार्ज मान सकता हूं माइनस क्यू का, दैट कैन रिप्लेस दिस कंप्लीट कंडक्टर क्यू इमेज। क्यों, अगेन फिनोमिना वही है, अगर मैं इसको अर्थ करके रख रहा हूं, कंडीशन अप्लाइड, अर्थिंग बहुत जरूरी है ना, तभी के लिए ये फिनोमिना वैलिड रहेगा।
मतलब फिनोमेना में फिर उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आ जाता, कुछ होता नहीं खास, ऐसा नहीं करते हट जाएगी सर कुछ बड़ा ही बवाल हो जाए, कुछ बवाल नहीं है, एक यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डजंट चेंज द सिचुएशन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, राइट। बट हाँ फिर एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे तो फिर काफी बढ़ जाओगे आगे। तो अगर मैं यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू के इमेज चार्ज की बात करूं तो अगेन फिनोमेना तो वही वाला बन गया ना कि ये R1 है ये R2 है, इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, तो अगेन एक इमेज चार्ज बनेगा। आप अगेन इसी दो पॉइंट ए को लेके और इस पॉइंट बी को लेके, सॉरी ए पॉइंट और बी पॉइंट पर वापस से आपको पोटेंशियल जीरो करेंगे, आप इजीली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं अगेन सेम सिचुएशन दे रहा हूं बेटा, आपको इसका रेडियस r है, ये चार्ज q दिया गया है और यहां पर आपको बोला गया कि d इज इक्वल टू r/2, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इसका आंसर मुझे चाहिए, आप सॉल्व करके भेजिए, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्लस क्यू एंड कंडक्टर। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा, कैलकुलेट माइनस क्यू, और यहां से कितनी दूरी पर हम मानेंगे, तो हमारे लिए आर और क्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या जरूरत होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल सॉरी स्मॉल आर एंड माइनस क्यू, जिसको आप इमेज चार्ज बोल रहे हैं। आपने ये दोनों कैलकुलेट कर दिए तो फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। वी कैन पुट द वेरी सिंपलिस्टिक वैल्यूज, आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, बस फ्लिप हो जाती है वैल्यूज और कुछ भी नहीं है। ये इतना हिंट आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस, जिसमें फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूंगा। मैं बात करने वाला हूं कि क्या अगर आधे पे चार्ज क्यू है, इस पे स्मॉल क्यू है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे दोस्तों, अगर एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए एक किसी कंडक्टर के ऊपर, बट कंडक्टर के बीच में थोड़ा सा गैप है, मतलब यहां पर हम कैपेसिटर का एक माइनर टच करते हुए बात करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक बहुत बढ़िया यूज मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं सेल्फ एनर्जी के, तो आई वांट कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही दे रहा हूं जो आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्म कर आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन क्वेश्चन और इन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम पाथफाइंडर। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार है, और नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए आपके लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और अच्छी बातें करेंगे। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे बता दो अच्छा लगा है, और अगर फर्दर कुछ और चाहिए प्लीज प्रैक्टिस शीट जो आ रही है वो सॉल्व जरूर करते रहे। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व ना करें, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तभी आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी, अदरवाइज वो तैयारी पूरी नहीं होगी। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन मैंने जो आपको गॉस लॉ का दिया था, तो गॉस लॉ चैलेंजर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और अपलिफ्ट कर दिया है, और मैंने यहां पर आपसे पूछ लिया है कि बताओ भैया टाइम पीरियड क्या होगा। A uniformly charged ring of mass m naught and radius r naught is placed on a smooth horizontal surface. The total charge q and q naught, a small point charge of mass m naught and the charge q naught is placed at the center of the ring. The particle is displaced by a very small distance x, that is very less than r naught, from the center in the plane of the ring and released. The ring is not fixed and free to move on the horizontal surface. The time after which the particle returns to the center again, the maximum speed of the ring and the particle during the motion. आपको करना है एक एसएचएम का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया, जहां पर आप इनके बीच के इंटरेक्टिव फोर्सेस को जानते हैं और वहां से इस पूरे फिनोमिना को, अगर आपको कुछ रिड्यूस्ड मास की कहानी आती होगी तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फिनोमिना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बिल्कुल पास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पता है, तो आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आपको पता है तो आप फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, वो आर पे डिपेंडेंट आता है, तो आप वहां से टाइम पीरियड लिख सकते हैं, और टाइम पीरियड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखा जाएगा ताकि आप दोनों के डिस्प्लेसमेंट को यूनिटली डिफाइन कर सकें, तो उसके लिए रिड्यूस मास आ जाएगा। तो अगर आपने इतनी बातें कर ली तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। ये बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है, गॉस लॉ चैलेंजर प्रॉब्लम।
ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। अगर फिर भी कुछ और चीजें आपको चाहिए तो बताते रहें कमेंट में। ठीक है, थैंक यू, बाय। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं ले आऊंगा जल्दी से ना।